नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आपके साथ मैं हूं मुकेश गुप्ता। क्या है कल किसानों के चक्का जाम की तैयारी और कहां हुई विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लूट। इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। किसानों के चक्का जाम को लेकर अलर्ट पर दिल्ली हरियाणा पुलिस। सीमाओं पर सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए, जाम के मद्देनजर जारी की गई एडवाइजरी। राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बोले, विपक्ष किसानों को बरगला रहा है, कृषि कानूनों में काला क्या है बताए। दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लास के लिए आज से दोबारा खुले स्कूल। कोरोना गाइडलाइंस के साथ शुरू हुई पढ़ाई। स्कूलों में बच्चों से मिले मनीष सिसोदिया। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग दंपति की हत्या। रात को घर पर हुई थी पार्टी, सुबह घर पर मिली दोनों की लाश। और विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। दिल्ली की प्लेसमेंट एजेंसी का फर्जीवाड़ा आया सामने। रातों रात गायब हुई प्लेसमेंट एजेंसी। अब खबरें विस्तार से। कल 6 फरवरी है, यानी कि किसानों के द्वारा बुलाया गया चक्का जाम। जी हां, इससे पहले किसानों ने 26 जनवरी को चक्के जाम की घोषणा की थी, जिसके तहत दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च भी निकाला गया था। और उस दौरान जो कुछ दिल्ली में हुआ उसको ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने कल ट्रैफिक को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। कल के लिए और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इन्हीं को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र सरकार के लाए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन बीते 72 दिनों से जारी है। किसानों के इस आंदोलन को बड़े सितारों और नेताओं का समर्थन मिल रहा है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद भी किसानों का आंदोलन अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। किसान संगठनों की ओर से 6 फरवरी को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक देश भर में बुलाए गए चक्का जाम को लेकर अब दिल्ली और हरियाणा पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि दिल्ली हरियाणा के 2 बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान जमा हैं। हरियाणा सरकार ने भी अपने आदेश में कहा है कि स्थानीय नेताओं से संपर्क कर उनसे समन्वय किया जाएगा। 6 फरवरी को चक्का जाम के चलते जगह जगह पुलिस बल तैनात है। चक्का जाम को लेकर पुलिस की तैयारी। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने निर्णय लिया है कि अगर किसान प्रदर्शनकारी जबरन यातायात को रोकते हैं तो उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि दिल्ली में किसान चक्का जाम नहीं करें। इसके अलावा जहां भी किसान प्रदर्शन करेंगे वहां शांति रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह पुलिस जवानों की तैनाती का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इसमें CISF और RAF के जवान भी उनकी मदद करेंगे। बंद हो सकते हैं मेट्रो स्टेशन। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम से भी कहा है कि शनिवार को नई दिल्ली समेत और अन्य स्टेशनों को बंद करने के लिए तैयार रहें। अगर जरूरत पड़ी तो दिल्ली पुलिस DMRC से मेट्रो के कई स्टेशनों को बंद करने के लिए कह सकती है, खासकर वो मेट्रो स्टेशन जो सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के करीब पड़ते हैं। ट्रैफिक जाम के मद्देनजर रूट डाइवर्ट। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली और गाजियाबाद को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने चक्का जाम के मद्देनजर गाजीपुर गाजियाबाद बॉर्डर पूरी तरह से बंद किया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली मेरठ NH9 और NH24 के सभी 6 लेन भी बंद किए गए हैं। किसानों के चक्का जाम को लेकर दिल्ली NCR में पुलिस अलर्ट पर है। किसानों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम का ऐलान किया है और इस दौरान एम्बुलेंस, शादी वाहन और जरूरी चीजों के वाहनों को छूट देने की बात कही है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया और हर संभव संशोधन की बात कही, लेकिन किसान संगठन कानूनों को रद्द किए जाने की अपनी मांग पर अड़े हैं। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।
कृषि बिल पर राज्यसभा में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विपक्ष पर गरजते हुए नजर आए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि बिल के फायदे बताते हुए कहा कि विपक्ष किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कृषि बिल को काला बिल कहते हैं वो साफ करे कि इस बिल में आखिर काला क्या है। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहां थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से किसान बंधुओं को भी कहना चाहता हूं और प्रतिपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है, किसानों के प्रति समर्पित है। किसान आंदोलन के लिए हम लोगों ने लगातार उनको सम्मान देने की कोशिश की है, 12 बार ससम्मान बुलाकर बातचीत की है। एक शब्द भी हमने उनके बारे में इधर उधर नहीं बोला, संवेदनशीलता के साथ विचार किया है। लेकिन हमने ये जरूर कहा है कि आप प्रावधान में कहां गलती है, विनम्रता पूर्वक हमारा ध्यान आकर्षित करिए। हमने जो उनकी भावना के अंतर्गत जिन बिंदुओं को चिन्हित किया जा सकता था उनको भी चिन्हित करके बताया कि हमको आपकी लगती है कि आपको यह शंका है कि एपीएमसी खत्म हो जाएगी, तो हम इस पर विचार करते हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी। हमने एक के बाद एक उनको प्रस्ताव देने का भी प्रयत्न किया, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है। लेकिन किसान आंदोलन पर है, पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। खड़गे जी, खड़गे जी दुनिया जानती है, खड़गे जी दुनिया जानती है, पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती। और इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। No, please, no comments from either side. No comments, please. Let the honorable minister speak. जहां पर भी एक्ट में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य का प्रावधान किया है, कॉन्ट्रैक्ट मूल्य से फसल का मूल्य बढ़ेगा सीजन पर, तो उसका बोनस के रूप में हिस्सा किसान को मिलेगा, यह प्रावधान किया गया है। और किसान इस एक्ट से कभी भी बाहर हो सकता है, व्यापारी कभी भी बिना पैसे दिए इस एक्ट से बाहर नहीं हो सकता। 10वीं और 12वीं के बाद अब 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू हो गई है। खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली के कई स्कूलों का जायजा लिया। इसके साथ ही जो स्कूल खोले गए हैं, यानी कि जो कक्षाएं शुरू हुई है, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर सरकार ने सख्त एडवाइजरी भी जारी की है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के शिक्षा मंत्री
मनीष सिसोदिया ने स्कूलों का दौरा किया और बच्चों से भी बातचीत की। देश की राजधानी दिल्ली में आज से 9वीं और 11वीं के स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूल और बच्चों के परिजनों को कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू करने के बाद शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 9वीं और 11वीं के स्कूल खोलने का ऐलान किया था। स्कूल में प्रवेश के लिए अभिभावकों की अनुमति भी जरूरी होगी। 9वीं और 11वीं कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने के साथ ही दिल्ली में डिग्री, पॉलिटेक्निक और ITI संस्थाओं को भी खोलने की घोषणा की गई। अधिकारियों को कोरोना से सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया गया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान करते हुए कहा कि 10 महीने तक स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद अब परीक्षाएं और प्रैक्टिकल की तैयारियों के लिए खोला जा रहा है। इसीलिए स्कूलों और कॉलेजों को दोबारा खोलने संबंधी पूरी व्यवस्था करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्कूलों और कॉलेजों में जाकर कोरोना से बचाव के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सिसोदिया ने कहा कि हर कक्षा में सामाजिक दूरी का पालन किया जाए, सैनिटाइजर की उपलब्धता हो, मास्क लगाना आवश्यक है। सिसोदिया ने अधिकारियों को कोरोना से सभी स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे परिसर में सफाई के बेहतर इंतजाम का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली में नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विभिन्न प्राइवेट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधन समिति के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक के उपरांत दिल्ली सरकार द्वारा कहा गया था कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नर्सरी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। प्राइवेट स्कूलों के साथ हुई बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए नर्सरी स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा इलाके से खौफनाक वारदात सामने आई है। इस इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। कहा जा रहा है कि हत्या से पहले इस घर में एक पार्टी भी की गई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। ग्रेटर नोएडा से एक खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति की अज्ञात हमलावरों ने गला दबाकर हत्या कर दी। मामला ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 का है, जहां 74 वर्षीय नरेंद्र नाथ और उनकी 65 वर्षीय पत्नी सुमन नाथ रहते थे। बताया जा रहा है कि बीती रात उनके घर पर पार्टी हुई थी और शायद लूट के मकसद से ही उन्हीं लोगों ने दोनों की हत्या कर दी। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ, जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, और सुमन नाथ, जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। इनका लेन देन का भी काम था और कुछ लोगों को इन्होंने काफ़ी पैसे उधार भी दे रखे हैं। घर वालों का यह भी शक है कि उनके द्वारा भी ये घटना की जा सकती है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जबरन कहीं भी आने का साक्ष्य नहीं है। दरवाज़ा खोला गया है। दरवाज़ा खोलने के बाद भी ये लोग आए हैं। मृतका, इनकी नरेंद्र नाथ की जो पत्नी है मृतका,
उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी रात को लगभग 11:30 बजे के बाद की प्राप्त हुई है, जो अपने दामाद से बात कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीचे महफिल जमी हुई है, लोग पी खा रहे हैं, मैंने मना किया लेकिन इसके बावजूद ये लोग नहीं माने हैं। तो निश्चित तौर पे उन्हीं व्यक्तियों द्वारा यह घटना की गई है जो आए हैं, और इसका शीघ्र ही हम अनावरण करेंगे। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला संज्ञान में ले लिया है और दंपति के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ शुभम शर्मा की रिपोर्ट, ग्रेटर नोएडा। राजधानी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में लोगों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके के लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित एक प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी के लिए आए थे। इन लोगों का आरोप है कि इस कंपनी ने उन्हें साउथ अफ्रीका में नौकरी लगाने के नाम पर मोटी ठगी की है। इन लोगों की शिकायत न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में दर्ज कर ली गई है। आज आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला और ये लोग कैसे इस फर्जी प्लेसमेंट कंपनी के ट्रैप में फंसे। राजधानी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में स्थित एक प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। पीड़ित ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में शिकायत दे दी है। दरअसल पीड़ित उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर से साउथ अफ्रीका सहित अन्य देशों में नौकरी के लिए दिल्ली में एक प्लेसमेंट एजेंसी के पास आए थे। इस प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा उनको विदेश भेजने और वीजा दिलाने को लेकर 45 से लेकर 60,000 तक लिए गए और 4 फरवरी को दिल्ली में फ्लाइट है ये कहकर बुलाया गया। जब ये लोग दिल्ली प्लेसमेंट एजेंसी के ऑफिस न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में पहुंचे तो प्लेसमेंट एजेंसी में ताला लटका मिला और प्लेसमेंट एजेंसी चलाने वाले लोग फरार मिले। उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी ऑफ है, जिसके बाद लोगों ने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने को शिकायत दे दी। जितेंद्र कुमार जी, क्या हुआ था थोड़ी बात बताओ। हमारे साथ वही हुआ था, बोला वीजा दे रहे हैं आप जाने के लिए तुर्की के लिए, साउथ अफ्रीका तुर्की के लिए। बोले ऐसे सैलरी है लगा है, चला जाओ, आप 60,000 रुपये लगेगा। तो हम लोग काउंटर में बोले डाल दो, डलवा दिया, मेडिकल पहले करा लिया हम लोग से, मेडिकल करा बोला पैसे डाल दो, पैसे डाल दिए हम लोग। तो बोले आज 5-4 तारीख को हम टिकट देंगे, वीजा देंगे, पासपोर्ट देंगे, चला जाना। तो हम लोग आए, वो ऑफिस बंद था। हाँ जी, यही बात है। कितना सर हम लोग आए थे इधर पासपोर्ट लगाने के लिए, पासपोर्ट लग गया था, फिर भी इधर तो हम लोग पैसा मांगे 65 हज़ार की 60,000, हम तो 30,000 रुपये दिए हैं और आज रात का फ्लाइट होने वाला था। तभी हम लोग आए तो लैपटॉप वो सब कुछ बंद है, ऑफिस भी बंद है। मैडम 11 बजे रात तक फ़ोन उठाई, उसी के बाद से अभी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। आज ही जाने वाले थे? हाँ, आज ही फ्लाइट था। और एक लोग यहाँ से तो नई दिल्ली से तो साउथ अफ्रीका के लिए टिकट अभी टिकट नहीं मिला था। अच्छा, कितना पैसा आप दिए थे? हम 35,000। 35,000। कितने लोग थे आप? हम लोग 100 लोग का लगभग थे। आप कहाँ जाने वाले थे? साउथ अफ्रीका क्या काम के चार्जेंट। तो एक्चुअली हम लोग आए थे, पासपोर्ट लगा दिए थे, मेडिकल करवा दिया था, कोरोना जांच करा के पैसा वैसा हम लोग का सब अपने अकाउंट में डलवा लिया। फिर उसके बाद हम लोग को कल बुलाया था जाने के लिए, टिकट उकट देने के लिए वादा किया था। तो हम लोग ऑफिस पहुँचे तो देखे ऑफिस पूरा लैपटॉप वैपटॉप सब लेके भाग गया है लोग, और हम लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है लोग। ऑफिस बंद था? जी जी जी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ित लोगों ने पुलिस को शिकायत दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और कब इन लोगों को न्याय दिला पाती है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।
दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों से जुड़े इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।